हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस फाउंडेशन कोर्स। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। शैली का एक डाउट है कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम में क्या फ़र्क होता है। इकोसिस्टम में स्पीशीज़ का स्पीशीज़ के साथ और स्पीशीज़ का अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है, दैट इज इकोसिस्टम, और उसकी साइंटिफिक स्टडी को हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। अब जैसे आपने क्या पूछा था शैली, अभी क्या डाउट पूछा था जो अभी लास्ट? वो ऐसे क्योंकि नहीं, सुनो तो इकोलॉजी, इकोसिस्टम एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है कहीं पर, उसकी स्टडी को, साइंटिफिक स्टडी को मैं इकोलॉजी कहता हूं। मतलब कहने का मतलब है इकोलॉजी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, किताब है, मतलब एक तरीके से ऐसा समझ जाओ। समझ में आ रहा है यार एक बार बताओ ना, एक सेकंड। मुझे जैसे जुकाम है, कोल्ड है मुझे, इसका मतलब वायरस एक्टिवेटेड है मेरी बॉडी के अंदर उस टाइम पे। अगर मुझे उसको स्टडी करना है नेकेड आई से तो नहीं दिख रहा ना मुझे वो वायरस। डॉक्टर क्या बोलेगा, ज्यादा बढ़ता जा रहा है तुम्हारा वायरस, तुम टेस्ट करवा लो, कहीं कोविड वगैरह तो नहीं है तुम्हें कोई। अब एक बार बताओ, वो साइंटिफिक लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर जाके टेस्ट हो रहा है ना, वो चीज बताओ। और वो लोग टेस्ट कैसे कर पा रहे हैं? बिकॉज उन्होंने साइंटिफिक तरीके से स्टडी कर रखी है। इसका मतलब मेरे बॉडी के इकोसिस्टम को पता लगाने के लिए लेबोरेटरी कंडीशंस में टेस्टिंग हो रही है। सिमिलरली रियल इकोसिस्टम को, एनवायरनमेंट के इकोसिस्टम को पता लगाने के लिए उस स्टडी को इकोलॉजी कहा जाता है। स्टडी है सिर्फ वो स्टडी। ये जो जितनी बातें इकोसिस्टम के अंदर होती हैं, सिर्फ शैली कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी, सिर्फ वो एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है उसको स्टडी करने का, किताबी ज्ञान है वो, उसको इकोलॉजी कहते हैं। आपने कोई इन्वेंशन करी, वो तो अपने फिजिकल, अपने हाथों से अपना दिमाग लगा के रात भर जाग के अपनी आंखों को सजा देकर चश्मे लगवा लिए, वो वैसे करी। बाद में उसको थीसिस लिखकर किसी किताब की फॉर्म में कुछ अपना रिसर्च मटेरियल पब्लिश भी तो करोगे कहीं। वो स्टडी जो करेगा वो पर्सन काइंड ऑफ मतलब इकोलॉजी है, और जो आपने रियल चीज वो करी है दैट इज इकोसिस्टम। ऐसा करके समझ जाओ। जैसे अब ये स्टडी किस फॉर्म की, फ्यूचर को कैसे प्रेडिक्ट करा जा सकता है। एक एग्जांपल देता हूं समझने की, सब लोग कोशिश करो। ये है, एक है फॉरेस्ट, ये एक है घना जंगल, ठीक है। इसके अंदर, इस फॉरेस्ट के अंदर मुझे यहां पर देखने को मिल रहे हैं कुछ टाइगर्स, ठीक है। अब अगर साइंटिफिक वे में तुम लोग बताना क्या होगा इसका परिणाम, अगर मैं डिफॉरेस्टेशन करके जंगल का ये वाला टुकड़ा काट दूं, ये वाला हटा दूं, ये वाला हटा दूं, ये वाला हटा दूं, और कुल मिलाकर मैंने ये जो जंगल अभी शुरू में ऐसा दिख रहा था, मैंने इसका शेप एंड साइज सिर्फ इतना कर दिया, और यहां पर मान लो जितने भी एरिया में ये फैल रखा था, यहां पर थे लगभग 50 टाइगर। अब मैंने इसका एरिया छोटा कर दिया, और बगल में एक हाईवे जाता है, उस हाईवे के बाद बड़े सारे, उसके बाद गांव बन रखे हैं पहले कुछ, उसके बाद पूरी की पूरी सिटीज है। तुम्हें क्या लगता है ये फ्यूचर क्या प्रेडिक्ट कर पा रहे हो? जंगल का कटना क्या शेर, चीते और ऐसे खतरनाक जानवरों को शहरों तक भेजेगा कि नहीं भेजेगा? बताओ, भेजेगा, है ना। इसकी स्टडी मैंने कैसे प्रेडिक्ट करी फ्यूचर? दिस स्टडी इज नोन एज इकोलॉजी। ये कॉमन सेंस है ना। हम लोग रियल में तो जाएंगे नहीं कि चलो सब लोग कल मिलते हैं, हम लोग कल मध्य प्रदेश के जंगलों में चलते हैं और 1 साल तक ऐसा करने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कि वो इंदौर भोपाल तक शेर चीते वगैरह जाते हैं कि नहीं जाते, हाईवे से होकर गुजरकर, जब हम जंगल का एरिया कम कर देंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह का। ये चीज हमारे कॉमन सेंस हमें कैसे बता रही है? बिकॉज वो स्टडी हमें सामने दिख रही है, उसके बेसिस पे हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। तो साइंटिफिक स्टडी इकोसिस्टम की, जो इंटरेक्शंस होते हैं इकोसिस्टम में, उसकी एक प्रकार से ज्ञान को इकोलॉजी बोला जाता है, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। समझ गए कि ये इंटरेक्शन हो क्यों रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं? शेर जो है वो हथनी के साथ बच्चे पैदा क्यों नहीं कर रहा सेक्स करके, शेरनी के साथ ही क्यों कर रहा है? ये भी इकोलॉजी का पार्ट है। साइंटिफिक रीजन होना चाहिए ना। अब आप कहोगे यार ये क्या नॉनसेंस बात बोल रहे हो, क्यों ये नॉनसेंस बात क्यों है? क्रॉस ब्रीडिंग करके कुत्ते तो बड़े महंगे बिकते हैं, कुत्ते तो घर लेते हैं दूसरे जाति और दूसरी नस्लों के साथ, लेकिन यहां पर स्पीशी और दूसरे स्पीशी की कम्युनिटी क्यों नहीं कर लेती है इंटरैक्ट आपस में? क्यों वो रिप्रोडक्शन करके एक नया फॉर्म वो नहीं बना देते हैं? और इसी को मैं साइंस में तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। एक चिमेरिक स्टडी, मैंने शायद से नाम लिया भी था इसका प्रीवियस क्लासेस के अंदर, चिमेरिक स्टडी।
अब डीएनए के अंदर आशमा याद है ना, डीएनए के अंदर कुछ कुछ चेंजेस करके अगर आपने शेर के कुछ डीएनए के पार्टिकल्स को इंसान के पार्टिकल्स में अगर आपने मिलाने की कोशिश करो तो चिमेरिक स्टडी के अकॉर्डिंग आपका बच्चा शेर की स्पीड से भागने के केपेबल है। याद है आशमा, मैंने करवाया था, मंकी के ऊपर ही स्टडी कंडक्ट करी गई थी। ये चीज है इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स। ठीक है, जो कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के उसको आप कैटेगराइज कर सकते हो दो फैक्टर्स के अंदर, एक एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग और बायोटिक लिविंग कंपोनेंट्स। दोनों कंपोनेंट्स बायोटिक लिविंग वाले, एबायोटिक नॉन लिविंग वाले, ये इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, और एनवायरमेंट का पार्ट भी होते हैं सेम टाइम पे, बिकॉज नंबर ऑफ इकोसिस्टम्स आर अल्टीमेटली पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। लेकिन हम आज यहां पर इन कंपोनेंट्स को जानने बैठे हैं। ध्यान से सुनना, एबायोटिक कंपोनेंट, जैसा कि अभी आपको ऊपर बताया गया, नॉन लिविंग कंपोनेंट जो है एनवायरमेंट के वो एबायोटिक कंपोनेंट है। एबायोटिक कंपोनेंट जो है वो नॉन लिविंग पार्ट हैं और ये एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर्स हैं एनवायरमेंट के लिए। कि मतलब मेजर लिमिटिंग फैक्टर्स क्यों? ये जो नॉन लिविंग चीजें हैं ना, जिसको आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाली भाषा में इनऑर्गेनिक कहते हो, ठीक है, मुझे जरा कोई डाउट बताएगा ऑर्गेनिक, सॉरी डाउट कह रहा हूं, डिफरेंस बताएगा जरा कोई इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बीच में? हाँ, आसान भाषा में बोलो ना, जिसमें जान है वो ऑर्गेनिक, जिसमें जान नहीं है वो इनऑर्गेनिक, है ना, काइंड ऑफ, मतलब जो जिसमें जान नहीं है वो इनऑर्गेनिक है, जिसमें जान है वो ऑर्गेनिक है। एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरमेंट के, और ये नॉन लिविंग पार्ट हैं जो कि ना एनवायरमेंट पे एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर्स का काम करते हैं। अब आप ये बोलोगे यार ये वर्ड समझ में नहीं आया, एबायोटिक फैक्टर्स मेजर लिमिटिंग फैक्टर्स का कैसे काम करते हैं? ये अभी बताता हूं मैं, अगले पॉइंट पे बढ़ो। बड़े सारे फैक्टर्स ना एक ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल इंश्योर करते हैं। जैसे आशमा, अगर आप इस टाइम पे जीवित हो तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं मुझे बताना जरा, अपनी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। 4:18 जो बज रहे हैं, ठीक है, आज की डेट में, तो आपकी सांसें किस वजह से चल रही हैं 17 जून 4:18 PM पे? क्या क्या रीजंस है अभी इस टाइम पे, जल्दी बताओ। ठीक है, अगर उसमें से मैं कुछ कुछ कंपोनेंट्स निकाल दूं, तो ऑक्सीजन निकाल दूं अगर आपकी एयर में से, तो है ना ठीक है, और क्या फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल? पंखे की हवा खाते रहो, किचन से सारा पानी फेंक देता हूं, या फ्रिज से सारी बोतलें फेंक देता हूं। वाटर है कि नहीं है इस टाइम पे, बताओ। और क्या चीजें, और क्या चीजें? और जल्दी जल्दी बोलते जाओ, तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारी सांसें क्यों चल रही हैं, या तुम जीवित किन किन फैक्टर्स की वजह से हो? खाना 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 खाना, और बाकी बाकी लोग बता दो मुझे जरा जल्दी जल्दी। तुम लोगों के सर्वाइवल, ठीक है, टेम्परेचर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हीटर चला के रख दूं आशिम आपके कमरे में 7-8 सर्दियों वाले, क्या होगा? या फिर आपको पता है ना, एक सब लोग बात जानते हो ना, एक बहुत जो बचपन में पढ़ी थी, बर्निंग अंगीठी को कभी अपने रूम में रख के नहीं सोना चाहिए। ऑक्सीजन निचोड़ के वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड भर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जान ले सकता है ना। और चीज, और बातें, और बताओ बताओ भाई, जिंदा क्यों यार? ये तो तुम्हें पता होगा ना, तुम्हें जिंदा क्यों। हाँ, और बताओ कैसी? मैं वही तो बता रहा हूँ, उसको डीकोड करो। नहीं नहीं नहीं, इतने हाई लेवल में मत जाओ। मेडिकल एजुकेशन इसके बिना भी मतलब चलो ठीक है, सर्वाइवल हो सकता है, छोटे लेवल पे बात करो। जनरली यही है ना, फूड, वाटर, एयर, शेल्टर वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेम्परेचर, जैसा कि अंकिता ने बोला, काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। तो देखो, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, सब लोगों के आंसर ठीक थे, डोंट वरी। बड़े सारे जो फैक्टर्स हैं वो ये डिटरमाइन करते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल बड़े सारे फैक्टर्स पे क्या कहते हैं, डिपेंडेंट होता है। बट ध्यान से सुनना, वन सिंगल फैक्टर कैन लिमिट द रेंज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये जो सिंगल फैक्टर होता है, इसी को हम लोग लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। ये वाली बात समझ में आई किसी को? एक सिंगल फैक्टर ना
ऑर्गेनिज्म किस रेंज तक फैलेगा उसको लिमिट कर सकता है। जैसे अंकिता के उस वर्ड से मैं काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हूं, टेम्परेचर। यार यही तो एक सिंगल फैक्टर है ज्यादातर जो कि ऑर्गेनिज्म को एक लिमिट कर देता है एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन तक। अब अगर कशिश ये बोले लेपर्ड तो लेपर्ड है, की फर्क पैदा है, मैं स्नो लेपर्ड लाके राजस्थान में रख देती हूं, वहां पर भी तो और लेपर्ड घूमते ही हैं, तो उनके साथ हो जाएगा, घूम लेगा। इसको अपने गोरे होने पे इतना घमंड क्यों है? लेकिन कशिश क्या वो सरवाइव कर सकता है वहां पर? क्या वो सरवाइव कर सकता है? तुम लोग जब एनवायरमेंट वगैरह पढ़ते होगे, पीटी 365 वगैरह करंट अफेयर, तो एक चीज सुनिए ना तुमने, घड़ियाल और क्रोकोडाइल, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलता हूं, क्रोकोडाइल मगरमच्छ भी दो प्रकार के होते हैं, एक सॉल्ट वाटर एक फ्रेश वाटर। सुना है ना कभी ये वाला डिफरेंस? कभी अलग अलग तरह के क्रोकोडाइल भी होते हैं। तो मुझे एक बार बताओ, अब तुम कहो क्रोकोडाइल तो क्रोकोडाइल है, मैं तो सॉल्ट वाटर वाले को फ्रेश वाटर में रख रही हूं, सर्वाइव कर सकता है क्या? वो सर्वाइव कर सकता है? नहीं ना। अब जैसे मतलब मैं पर्सनली मुझे ये बता रहा हूं कि मुझे ना सर्दियां या फिर ये जो कोहरा होता है या फिर जो बारिश हो जाती है, मतलब मुझे थोड़े थोड़े टाइम में धूप देखना जरूरी है। मतलब मेरा सर दर्द होने लग जाता है, कुछ होने लग जाता है मुझे पर्सनली। मतलब ये बता रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा टाइम तक ये बंदे बंदे बादल वाला मौसम पसंद नहीं है कि बहुत दिन तक ये चली रहा है, धूप ही नहीं निकली। इसलिए मैं तो नहीं रह सकता भाई रशिया, यूक्रेन, यूरोपियन कंट्रीज जाकर या पहाड़ों पर जाकर, जहां पर धूप मतलब नाम मात्र को देखने को मिल रही है, कभी भी एकदम से बारिश हो जा रही है। मुझे पर्सनली नहीं पसंद, इसलिए आई प्रेफर नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडिया बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है, मुझे उतना भी टेम्परेचर मुझे पसंद नहीं है बहुत ज्यादा। तो मुझे एक बात बताओ, मेरा एक पर्टिकुलर, ध्यान से सुनना, मेरा एक पर्टिकुलर रेंज में रहना और मेरी साइकोलॉजी के ऊपर ये जो लिमिटेशन है, क्या ये एक सिंगल फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ एकमात्र, कि जिस जगह पर बारिश और ठंड बहुत ज्यादा होगी दिपांग वहां पर जाकर नहीं रह सकता। ऐसे तुम लोगों के साथ भी होगा ना, कि जैसे कई लोग ये बोलते हैं यार दिल्ली क्या ही जाना, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन वगैरह है वहां पर। यार जब यहां पर आप एक इशू सुनते होगे ना करंट अफेयर में, पराली जलती है जब ये दिवाली के टाइम पर, स्टबल बर्निंग, यूपी और हरियाणा के फार्मर्स जब वो जलाते हैं तो उसका पूरा धुआं दिल्ली में इकट्ठा हो जाता है। दिवाली के बाद जरा आशिमा जरा इनको बताना होता क्या है, आंखें भी खुलती है प्रॉपर तरीके से 10 दिन के लिए? पिछले 3-4 सालों से क्या होता है बताओ? बाइक या स्कूटी पे जाओ तो फील होता है ना, वो स्मोक आंखों में जाकर चुभता है ना काफी दिन तक। और उस टाइम पर तुम लोग द हिंदू में बड़े सारे आंकड़े सुनते होगे कि दिल्ली में सांस लेना इज इक्विवेलेंट टू 25 सिगरेट एक दिन में फूंक डालना। ये एक लिमिटिंग फैक्टर है कि नहीं है? मान लो मे नॉट गॉड डू सो, किसी को अस्थमा हो आप में से, तो क्या वो दिल्ली में सर्वाइव कर पाएगा ऐसी कंडीशंस में? बताओ। या जिसको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती हो, जो एस्थमेटिक थे या कुछ थे, या जो जॉगिंग करते थे कोविड के टाइम पर, जिनको कोरोना हुआ तो ज्यादा सर्वाइवल अपना इंश्योर करने में दिक्कत किसको आई बहुत ज्यादा? जो एस्थमेटिक पेशेंट थे या डेली जो जॉगिंग करते थे। समझ रहे हो? तो बड़े सारे, आप समझ गए ना, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स अपनी रेंज में इसलिए रहते हैं बिकॉज वो चीज उनके लिए एक सिंगल फैक्टर बन जाता है उनका ये डिटरमाइन करना कि वो इस लिमिट की रेंज तक ही रहेंगे। अब वो कोई भी फैक्टर हो सकता है। यार आपको कोई बोले यार कि अब आज से तुम लैंड पे ना रह के ना, अब से तुम सिर्फ उसी पे रहना शैली, अब पानी में रहा करो अब आप, तो ये क्या बॉडी बनी है हमारी पानी में रहने के लिए, वो करने के लिए? नहीं ना, नहीं करेगी, नहीं करेगी। वो इवोल्यूशनरी स्पीशीज ह्यूमंस की नहीं है। नहीं तो यार पानी में ह्यूमन बीइंग कैसे रह सकते हैं बताओ? बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो इवोल्यूशनरी फीचर्स इमर्ज होकर आए हैं उसके बेसिस पर ये चीज धीरे धीरे करके डिटरमाइन हो गई। जैसे आप बड़ी सारी, आई थिंक आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी कि कुछ कुछ चीजें जैसे शार्क वगैरह वो धीरे धीरे करके कैंगरू टाइप के एनिमल से इवॉल्व हुई, वो पानी में उन्होंने वो गए और धीरे धीरे करके उनकी इवोल्यूशनरी स्पीशीज डेवलप होती चली गई। लेकिन ये वाला काम हजारों सालों की तादाद में होता है। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं कि आपसे एकदम से कोई बोले कि लैंड छोड़कर पानी में रहने लगो, ये चीज पॉसिबल है क्या हम लोगों के लिए? नहीं ना। तो ये लिमिटिंग फैक्टर है कि नहीं है? ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया, पहले और दूसरे पॉइंट, कि एबायोटिक फैक्टर्स एक लिमिटिंग फैक्टर होते हैं। अब जैसे सूरज की बात कर लो यार,
गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है इस टाइम पे। जैसे यार मतलब मान लो हमें कोई ये बोले कि बारिश जब हो चुकी है ना तब उसके बाद छत पे जाके पढ़ लो, ठीक है भाई, अच्छा मूड होगा, ठंडी हवा चलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जो आजकल गर्मियां चल रही है उस पर कोई बोले छत पे टहल टहल के पढ़ लो, दोपहर में 12 से 3 पढ़ाया करो, बहुत शांति होती है, सारे लोग घर में सो रहे होते हैं, तुम छत पे टहल टहल के पढ़ लिया करो। यहां पर हमारे लिए लिमिटिंग फैक्टर कौन सा वर्क कर रहा है अब मुझे बता दो जरा। हमें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, शांति है, सब कुछ है, सन्नाटा है, सब अपने घरों में सो रहे हैं। हमारे लिए लिमिटिंग फैक्टर क्या अंकित है यहाँ पर? 12 से 3 घूमना छत पे, क्यों मन नहीं लगेगा, क्यों मेरा दिमाग खराब होगा? टेम्परेचर और सन की किरणें। अब मुझे बताओ समझ में है? अब यहां पर एक वो एग्जांपल दे रहा है आपको, ये एग्जांपल आप यूज कर सकते हो कहीं ना कहीं, अच्छा एग्जांपल है, थोड़ा साइंटिफिक एग्जांपल है। जो बीज होते हैं ना एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के अंदर, इतनी जल्दी बहुत आसानी से वो पौधे नहीं बनते हैं, जर्मिनेट नहीं करते। कहने का मतलब है, आसान भाषा में बोलूं तो उनके अंदर से अंकुर नहीं फूटता है इतनी जल्दी। जबकि एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में तो अच्छी बारिश होती है, वहां पर वेजिटेशन भी बहुत हरी भरी है। तो जब इतना कुछ, अगर वेजिटेशन हरी भरी है, वहां पर बारिश इतनी अच्छी होती है, यही तो कंडीशंस चाहिए होती हैं एक सीड को जर्मिनेट होने के लिए। लेकिन इतना जल्दी वो हो नहीं पाता, क्यों? दिस इज बिकॉज वहां पर जो सरफेस सॉइल होता है ना, इट इज हेविली लीज्ड, न्यूट्रिएंट्स वहां पर वॉश अवे हो जाते हैं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही होती है। तो जैसे होता है ना यार, घर में कोई आपने पौधा लगा रखा है, अगर आप लोग, बहुत सारे लोग जैसे तुलसी को जानते होंगे या घर में लगी होगी, है ना, कि तुलसी का पौधा, उसमें भी यार पानी हिसाब से डालना पड़ता है बहुत ज्यादा। अगर आप तुलसी, तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ जनरली, क्योंकि वो सबके घर में आए होप लगा होता है। तो अगर आपके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो बहुत ध्यान से सोच समझ के हिसाब से पानी डालना पड़ता है किसी भी पौधे के अंदर। यार आपके घर पे रोज प्लांट लगा हुआ है, कोई ऑरेंजेस छोटे छोटे लगे हुए हैं, कुछ भी लगा हुआ है, तो आपको पानी ऐसा थोड़ी ना है, इसमें ऐसा करोगे बाल्टी ले जाकर, मतलब उसके अंदर भर दिया 20 लीटर पानी, सुबह भी शाम को भी, और आप कह रहे हो कि मैं इसकी मिट्टी सूखने ही नहीं दूंगा, ये पानी कंटिन्यूसली फ्लो रखूंगा, वो सड़ सड़ के मर जाएगा वो पौधा। मानते हो उसको कि नहीं मानते हो बताओ? है ना? हमें ना सॉइल को टाइम देना पड़ता है, उसको हल्का सा गीला करना होता है, उसको टाइम देना पड़ता है कि बस उसके न्यूट्रिएंट वॉश अवे ना हो, वो वहीं पर इंटैक्ट रहे। इसका एक सबसे कॉमन एग्जांपल मैं ये देने को तैयार हूं कि एक हल्का सा अगर न्यूट्रिएंट वॉश नहीं होते हैं और एक ही जगह पर रहते हैं, बिना सॉइल के भी कोई कोई सीड्स जर्मिनेट कर जाते हैं। बचपन में स्कूल में हमें एक प्रोजेक्ट लेकर जाने को बोला जाता था, कॉटन के ऊपर उड़द की दाल उगाकर लाओ गर्मियों की छुट्टियों के बाद। किसी ने अगर कराओ शायद से, ये आशिमा करा है कभी ये? कशिश, है ना? वो बोलते थे आइसक्रीम का जो वेनिला कप होता है उसके अंदर कॉटन, या किसी भी कटोरे के अंदर कॉटन बिछा लो, उड़द की दाल डालो, कितनी जल्दी जर्मिनेट करता है ना आशिमा वो, 3 से 4 दिन में। या चने को बात कर लो, कई लोग सूती कपड़े में लपेट कर जो चने में जब वो अंकुर फूटते उसके बाद खाते हैं ना, एक्सरसाइज करने के लिए, जिम जाने के लिए, है ना? स्प्राउट्स कह लो, उड़द की दाल के लिए चने भी ऐसे ही वो करते हैं। स्प्राउट मेकर भी आता है घर पे, रखा रहता है, वो सारा का सारा मॉइस्चर कंटेंट ऊपर वाले सरफेस पे ले लेता है, और उसके अंदर एक छेद होता है जिससे एयर पास होती रहती है, और सीड्स बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर तुम्हें क्या लगता है कि पानी भर के कटोरे के अंदर रख दोगे और वो सारे दबा दोगे और 3 से 4 दिन रखे रहने दोगे, तो क्या होगा? क्या स्प्राउट जर्मिनेट होंगे, या फिर वो बदबू मार के सड़ के मर जाएगा? यही होगा ना, मर जाएगा ना, सड़ जाएंगे ना। वो बादाम भी आप 4 दिन पानी में भिगो के रखे रहो, वो सड़ के वो होने लग जाएंगे, स्मेली हो जाते हैं। इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं इन सारी चीजों से यार, ये जो इनऑर्गेनिक चीजें होती है ना, इनऑर्गेनिक चीजें नहीं, सॉरी, एबायोटिक, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक कंपोनेंट, ये एक लिमिटिंग फैक्टर होते हैं। कम या ज्यादा तादाद में, या जिस चीज को ये सूट नहीं कर रहे हैं उसको ये खत्म कर देंगे या एलिमिनेट कर देंगे, या उसकी ग्रोथ को एनवायरमेंट के अंदर प्रमोट नहीं होने देते एबायोटिक कंपोनेंट्स। ये वाली जो एक्सप्लेनेशन यहां पर है ना, ये संसार की किसी बुक में नहीं है। एबायोटिक कंपोनेंट्स कितने खतरनाक भी हो सकते हैं, हम तो हल्के में ले लेते हैं, छोड़ना एबायोटिक कंपोनेंट मतलब लैंड वाटर एयर, हटाओ इसे, बायोटिक कंपोनेंट की तरफ बढ़ो। नहीं यार, ये लिमिटिंग फैक्टर वाला पॉइंट इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज सीख गए कि एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में भी क्या आराम से चीज उग सकती है कि नहीं हो सकती। इस तरह के कंसेप्ट को कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने की कोशिश करना, वो फंसाने की कोशिश ऐसी करता है ऐसे बड़े सारे क्वेश्चंस के अंदर, जो लगेगा हाँ सही तो बोल रहा है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, इसमें क्या गलती हो सकती है,
वहां पर तो भर भर के सॉइल है, भर भर के बारिश है, सब कुछ एवरग्रीन है, सीड्स तो यूं जर्मिनेट हो गई, यूं चुटकी बजाते ही साथ ही। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है क्योंकि सरफेस जो सॉइल है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है वो वॉश अवे हो जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है लीचिंग हो गई उसकी, हेवीली लीच्ड हो गए बाय रनिंग वाटर। ठीक है। अब यहां पर क्या है कि जो इंफीरियर सरफेस सॉइल है, मतलब सरफेस सॉइल भी इंफीरियर क्वालिटी का है ना, इसका मतलब वो रोक ही नहीं पा रहा, मतलब पानी को, मतलब वो बह जा रहा है उसके साथ, उसने भड़काया उसके कान, चल मैं तेरे पीछे पीछे आया, वो ये करता है। तो यहां पर ये जो इंफीरियर सरफेस सॉइल है ये एक लिमिटिंग फैक्टर है जो सीड्स की जर्मिनेशन को रोकता है। यार सीड्स को न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने के लिए एक जगह सॉइल तो चाहिए ना। आप क्या करो, इसमें उड़द की दाल डालो, उसके अंदर मिट्टी डालो, पानी भर के उस मिट्टी को हिलाते रहो 4 दिन तक, क्या 4 दिन क्या 40 दिन भी सीड जर्मिनेट हो जाएगा उसके अंदर से। जबकि प्रॉपर मान लो कि बेस्ट न्यूट्रिएंट, बेस्ट फर्टिलाइजर, एक एक चम्मच बेस्ट केमिकल्स आपने सारे उसके अंदर डाल दिए, लेकिन सॉइल आप लगातार घुमाते जा रहे हो हाथ से, जैसे हम लोग कोई शेक पी रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं। क्या आपको लगता है क्या वो उगेंगे ऐसे सीड? क्यों? क्योंकि सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए स्थिरता चाहिए होती है, रुको तो एक जगह। ये तो वही वाली बात हो गई कशिश, एक लेडी प्रेग्नेंट है 8वें महीने, वो एरोबिक कर रही है, डांस कर रही है, वो कह रही है मैं बी-बॉइंग करूंगी, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। वो भी पता चला बी-बॉइंग करते हुए निकल रहा है कि मेरी मम्मी डांसर, मैं उससे भी बड़ा सुपर डांसर। ये चीज है। एक और रीजन होता है उसके पीछे, जो जर्मिनेटेड सैपलिंग्स, मतलब कभी ना कभी तो वो उगेगा, थोड़ा उसको टाइम लग रहा है ऐसे एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर, लेकिन अब जो अगर मान लो कि अंकुरित हो गया है, वो अंकुर फूट गया उसके अंदर से, मतलब आसान भाषा में ये बोलना चाहता हूं कि सीड जो है वो जर्मिनेट हो गया, वो सैपलिंग बनने के लिए, छोटा सा पौधा बनने के लिए वो तैयार हो गया है। फिर भी हो सकता है वो ऐसे एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर सर्वाइव ना कर सके। ये वाला फैक्ट आपने शायद से 11th क्लास की जो एनवायरमेंट ज्योग्राफी में जो एनवायरमेंट की बुक है 11th क्लास और 7th क्लास में, उसमें शायद से आपने सुना हो। ज्यादातर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट की दिक्कत क्या होती है, वहां पर लाइट पेनिट्रेट नहीं करती है, पता है ना ये वाली चीज, क्योंकि जो ऊपर जो पेड़ होते हैं वो इतने लंबे होते हैं और ऊपर उनकी जो टहनियां, जो ब्रांचेस और जो पत्तियां होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ बैठती हैं कि वो सन की लाइट को पेनिट्रेट होने ही नहीं देती हैं, जिसको हम लोग अगेन एक टर्म डिनोट करके बोलते हैं डेंस कैनोपी। डेंस कैनोपी, ठीक है। डेंस मतलब घना, कैनोपी मतलब एक लंबे से पेड़ हैं, उनकी टहनियां, ब्रांचेस वगैरह कुछ इस प्रकार से है। कैनोपी वैसे मतलब टॉप लेयर होती है, मैं आपको सारी लेयर पढ़ा दूंगा वैसे एक पेड़ की, अभी के लिए आप इतना समझो। टॉप की साइड होती है, एपिक साइड होती है किसी भी पेड़ की, बड़े बड़े हाइट के पेड़ की बात हो रही है यहाँ पर। जब उनके पत्तियां, ब्रांचेस वगैरह एक दूसरे को ढक लेते हैं और सन की लाइट का पेनिट्रेशन नहीं होने देते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, रूम में लाकर बहुत अच्छे से केयर कर लो बहुत सारे पौधों की, क्या लगता है तुम्हें ऑरेंजेस अगर आप तुम उगा रहे हो, या फिर तुम नींबू का पेड़ लगा रहे हो, या फिर तुमने किसी भी चीज का, मतलब मान लो रोज लगाया, गुलाब लगाए तुमने, या फिर तुलसी का पौधा लगाया, तुम उनको धूप में बिल्कुल तुमने दिखाई नहीं, आज तक वो पौधा जानता नहीं है धूप क्या होती है, तुमने कमरे में लाके रख दिया बहुत अच्छे से, तुम ट्यूबलाइट मार रहे हो उसके ऊपर, रिंग लाइट मतलब वो जला रहे हो उसके ऊपर, लेकिन सारी फैसिलिटी तुमने उसको दी है, पानी भी बहुत ज्यादा नहीं डाल रहे हो, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से तुमने डाला, क्या लगता है बिना सनलाइट के वो सरवाइव कर सकेगा? बताओ। नहीं ना, बहुत सारे पौधे नहीं कर सकते ना। अब वो डिबेट अलग है कि कुछ इंडोर प्लांट्स भी तो होते हैं, यहां पर मैं लेमन लैंग्वेज के अंदर बात कर रहा हूं, इंडोर प्लांट्स की बात नहीं हो रही अभी यहां पर। लेकिन जर्नली अगर मैं ये बोल दूं 75 से 90% पौधे सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, तो मानते हो ना इस चीज को? ऐसा है ना, बिना सनलाइट के नहीं सर्वाइव कर सकेंगे। जैसे एक एक्सपेरिमेंट और होता था बचपन में साइंस में, अगर थोड़ा सा याद करो, एक पेड़ है, पौधा है, तो उसमें साइंस की बुक में ये दे रखा होता था, कभी शायद से आपने करके देखा हो, उस पे ये लिखा रहता था, या मैम ये बोलती थी कि आप ना ब्लैक चार्ट से एक पत्ती को कवर कर दो, 2 पत्तियां लो और धूप में 3-4 दिन तक उनको रखो, तो वो जो फिर जिसके ऊपर ब्लैक चार्ट से जिस पत्ती को कवर करा आपने, उसको फिर रिमूव करके देखो उसका क्या होगा। और जो डेली धूप ले रहा है, डेली जो पानी ले रहा है, जिसको सनलाइट प्रॉपर, एयर प्रॉपर वगैरह मिल रही है, और जिसको बिल्कुल नहीं मिली, जो ढका रहा, डार्क रीजन में रहा, शेडी रीजन में रहा, उसके साथ क्या होगा? तो यहां पर शेडी रीजन में जो रहा ना, उसी से आप इस पॉइंट को कनेक्ट करके देखो, हियर द एब्सेंस ऑफ लाइट यानी कि शेड ऑफ द फॉरेस्ट, ये एक लिमिटिंग फैक्टर है उस प्लांट की ग्रोथ के लिए। वो सर्वाइव नहीं कर सकता बड़े ज्यादा टाइम तक, ग्रोथ हो जाएगी लेकिन मुरझा जाएगा बेचारा, क्योंकि सनलाइट नहीं मिलेगी।
ये बताना, जरा कोशिश करो इसको जानने की। इफ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव्ड, if a tropical rainforest is removed, it does not regenerate quickly as compared to tropical deciduous forest. This is because, समझ में आया, अगर एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को रिमूव कर दें और एक ट्रॉपिकल डेसिजुअस फॉरेस्ट को रिमूव कर दें, जितनी जल्दी ट्रॉपिकल डेसिजुअस फॉरेस्ट रीजनरेट हो जाता है उतनी जल्दी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजनरेट नहीं हो पाता, दोबारा ग्रोथ नहीं हो सकती उसकी इतनी जल्दी। मुझे सबसे पहले ये बताओ अंकिता, ये डेसिजुअस का मतलब क्या होता है? ट्रॉपिकल डेसिजुअस फॉरेस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, ब्रिलियंट। जो अपनी पत्तियां झड़ा देते हैं, काइंड ऑफ, मतलब जो लीव्स को, जैसे अंग्रेजी में नहीं लिखा रहता किताबों में, आराम से मैं अगर सबको बोलूं, शेडिंग ऑफ द लीव्स, वो वाले, है ना? हाँ, ईयरली। वेरी गुड। तो ये सबने सुन रखा है ना थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटीज में। सिंपल सा ये समझ जाओ देसी भाषा में, जो पत्तियां झड़ा देते हैं अपनी, जो पत्तियां झड़ा देते हैं ना जल्दी जल्दी अपनी, वो ट्रॉपिकल डेसिजुअस फॉरेस्ट है। अच्छा, उसे झड़ाने का रीजन क्या होता है? इसका मतलब वहां पर बारिश इतनी ज्यादा नहीं हो रही ना एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्या? हाँ, वाटर सेव करने के लिए। अगर पानी होता ही तो एक बताओ, तो पत्तियां क्यों झड़ा देता? बताओ। हाँ, वो पत्तियां झड़ा देता है ना? अब जैसे एक बात बताओ ना, जैसे आप कहीं, मतलब आप लोग कहीं घूमने गए हुए हो, ठीक है, आप लोग कहीं घूमने गए हुए हो, अब मम्मी ने आके बोला, अरे यार, काम वाली से बोला, अरे यार तुम्हें यार अकल नहीं है कि बालकनी में प्लांट्स रखे थे, तुमने इनमें पानी वानी क्यों नहीं डाला? देखो पत्तियां कितनी पीली पड़ रही हैं। जो पत्तियां पीली पड़ रही है वो हमें क्या शो कर रहा है? प्लांट मेरे को क्या, हमें क्या बता रहे हैं? कशिश, वो प्लांट मेरे सामने बोल बोल के क्या रो रहा है? वो मेरी मेरी पत्तियां पीली पड़ गई, क्या शिकायत कर रहा है वो मुझसे अपनी भाषा में? कोई भी बताओ मुझे जरा, क्या शिकायत कर रहा है वो पौधा मुझसे अपनी पत्तियां पीली दिखा के? हाँ, कि उस उल्लू की पट्टी ने मुझे पानी वानी नहीं डाला और ये ना मुझे धूप वूप दिखाई, अच्छे से मेरी केयर नहीं करी। जितनी केयर आप करते हो वो उल्लू की पट्टी नहीं कर पाई मेरी केयर, है ना? और इसलिए वो मरने की तादाद में हो जाता है, वो बीमार होने लग जाता है। समझ गए ना? अब समझ में आ गया कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है? ठीक है, आंसर बताओ। ऑप्शंस में पढ़ता हूं। नंबर ए, सॉइल जो होता है रेन फॉरेस्ट के अंदर, दैट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। नंबर टू, प्रोपेग्यूल्स जो होते हैं ट्रीज के रेन फॉरेस्ट के अंदर, उनकी पुअर वायबिलिटी होती है। इस लैंग्वेज में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन यूपीएससी आजकल ये करने लगा है। वैसे भी ये यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं है, मतलब काइंड ऑफ ऐसा, लेकिन वो फिर भी इस तरीके के अंग्रेजी हैवी टर्म्स देकर के आप सोचने में मजबूर हो जाओ, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाती है। तीसरा, रेन फॉरेस्ट स्पीशीज आर स्लो ग्रोइंग, और एक्सोटिक स्पीशीज जो होते हैं वो फर्टाइल सॉइल जो होती है रेन फॉरेस्ट के अंदर, उसको मतलब उखाड़ने का काम करते हैं, इन्वेड करने का काम करते हैं बड़े सारे एक्सटर्नल स्पीशीज के, बर्बाद कर देते हैं वहां की सॉइल। तो आपको क्या लगता है, बताओ जरा, क्या ऑप्शन होना चाहिए? ए। और कितने लोग बोलते हैं बी? सी और डी? सब लोग एक ही साथ हो? ठीक है, तो यही है, सॉइल जो होता है रेन फॉरेस्ट के अंदर, दैट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स। ट्रू, ठीक है। रेन फॉरेस्ट क्या होता है? रेन फॉरेस्ट का मतलब ही यही होता है, यहां पर ऑलमोस्ट एवरी डे बारिश होती ही रहती है। अच्छा, इंडिया में कोई मुझे बता सकता है कि रेन फॉरेस्ट कहां पाए जाते हैं? मैं बाद में डिबेट बताऊंगा, मैं अभी सही गलत की बात नहीं कर रहा, जस्ट ट्राई। ठीक है, और कोई सही बोल रही है? हाँ, ठीक है। अच्छा, डेसिडुअस कहां पाए जाएंगे, कैसी स्टेट्स में? वेरी गुड, और वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इक्वेटर, इक्वेटर से कुछ नहीं, नहीं, मैं अभी सिर्फ अपनी कंट्री की बात कर रहा हूं मैं। किसमें? हिमालयन फुटहिल्स पे देखो, वो मिल सकते हैं, लेकिन वो कैटेगरी, हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं, कैटेगरी अलग होती है, लेकिन आपको पता ना कोनिकल होते हैं वो ऊपर से।
बर्फ वगैरह के लिए, मतलब हाँ उनका इवोल्यूशन ये ऐसा होता है कि बर्फ वगैरह जो है ना उस पर जमा ना रहे, वो खिसक जाए वहां से। इसलिए ना जो ये जो नहीं आता आर्किटेक्चर, आर्ट एंड कल्चर से यहाँ से ये चीज कवर होती है, मतलब जिसने ज्योग्राफी नहीं कर रखी होती ना और एनवायरमेंट नहीं कर रखी होती, वो आर्ट एंड कल्चर का वो वाला क्वेश्चन कभी आंसर नहीं कर सकता था कि जो हिमालयास में, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माउंटेनियस और हिमालयन आर्किटेक्चर जो होता है टेम्पल्स का, वो ऐसा कोनिकल शेप में क्यों बनाया जाता है? क्योंकि अगर ऐसा ना हो ना तो बर्फ इस पे जम जाएगी और ये छत पूरी की पूरी नीचे गिर जाएगी। ये भी बहुत मतलब चीज है कि जिसने ज्योग्राफी एनवायरमेंट मतलब अगर ऐसे नहीं समझी ना तो वो ये वाला एंगल नहीं लिख सकता उस आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब शैली थंब रूल ये है कि जहां पर भी पानी की व्यवस्था नहीं है, सनलाइट की प्रॉपर तरीके से व्यवस्था नहीं है, वहां पर जो ट्रीज है वो लीव्स तो शेड करेंगे ही करेंगे। और सूखा है जहां पर अल्टीमेटली गर्म हवाएं चल रही हैं। इसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, मैं सारे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बता दूंगा, जस्ट हैव पेशेंस। वैसे तो 7th क्लास में ही दे रखा है ये वाली चीज, लेकिन वहां पर कंप्लीट डिटेल नहीं है एक एक फॉरेस्ट की, सारी डिटेल्स नहीं दे रखी क्योंकि वो 7th क्लास के हिसाब से वो पढ़ाते हैं। लेकिन तमिलनाडु में एक चैप्टर है, आई थिंक 9th या 11th क्लास में, वहां पर वो चैप्टर है जहां पर वो कंप्लीट डिटेल दे रखी है। वो बहुत अच्छे से डायग्राम वगैरह बनाकर एक एक चीज बारीकी से उन्होंने बता रखी है, सब चीज समझ में आ जाएगी, बता दूंगा मैं। ठीक है, वो वाला चैप्टर होने दो, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, वो ऐसा करके कोई चैप्टर है, उसके अंदर सारी चीजें गिवन है। ठीक है, जो टॉप सॉइल होती है वो कंटिन्यूसली वॉश अवे होती रहती है। इसके पीछे रीजन क्या भी हमने पढ़ा था, न्यूट्रिएंट्स आर आल्सो वॉश्ड अवे, लीचिंग होती रहती है न्यूट्रिएंट्स की। अच्छा, कभी ये क्वेश्चन आ जाए ना, अब प्लीज इस पे कंफ्यूज मत होना, जरा मुझे बताओ शैली इसका मतलब क्या होता है लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स का? अगर कोई आपसे बोले यहां पर लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है, कभी क्वेश्चन आ जाए तो इस लाइन का मतलब क्या है? हाँ, टेक्निकल छोड़ो, अपर लोअर लेयर छोड़ो, जनरल मतलब बताओ, सॉइल के साथ क्या हो रहा है, मिट्टी के साथ क्या हो रहा है, कैसे कैसे कैसे? डिटेल छोड़ो, एक लाइन में बताओ मुझे जरा, अंकिता जरा बताओ जरा क्या हो रहा है लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में? बस बारिश की वजह से पानी ले गया अपने साथ, धुल के ले गया ऊपर से। इट इज जस्ट लाइक आप छत पे कोई चीज सुखाने गए थे, पाउडर फॉर्म में थी वो, आपने सोचा था धूप में मतलब इसको रख देते हैं, नॉर्मल मान लो सूजी आपने रख दी थी, ठीक है, कि सूजी में कुछ कुछ कीड़े पड़ रहे थे, छत पे जाके आपने रख दी कि इसमें से कीड़े निकल जाएंगे, धूप में रख देते इसको, पता भी नहीं चला आपको, आप सो रहे थे, बारिश आई और पूरा बह के ले गई। अब क्या छत पे से बटोरे हो कि सूजी के दाने को? क्या हो गया उनके साथ, सूजी के दाने के साथ वॉश अवे हो गए कि नहीं हो गए? यही है। तो इसकी वजह से होता क्या है, वेरी लिटिल फर्टिलिटी रिमेन्स इन द टॉप सॉइल। टॉप सॉइल के अंदर फर्टिलिटी बहुत कम रहती है। मोस्ट ऑफ द सीड्स डू नॉट जर्मिनेट फॉर ईयर्स ड्यू टू दिस रीजंस। और जो रेन फॉरेस्ट का रीजनरेशन होता है वो बहुत स्लो होता है, इस वजह से इट टेक डिकेड्स। ये अपने आप में दोस्तों मैं बता रहा हूं, ये वाली एक्सप्लेनेशन का ये वाला पॉइंट एक क्वेश्चन बन सकता है, ये सच बता रहा हूं मैं, इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है पूरा अपने आप में। अच्छा प्रिया, अगर यूपीपीएससी की तैयारी आप कर रहे हो या कोई और भी कर रहा है ना, तो एक चीज याद रखना, ये वाली इन्वायरमेंट की बुक जो है ना, वैसे तो बहुत कम आता है वहां पे एंगल, लेकिन फिर भी आ सकता है किसी भी मतलब यूपीपीएससी के लेवल में फैक्चुअल तैयारी कर रहे हो तो घटना चक्र में एक तरीके से एनवायरमेंट की अलग से लेकर मत आना, ये आपका पूरा काम कर देगा कि चैप्टर भी है, एक्सप्लेनेशन भी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी है, और उसकी एक्सप्लेनेशन में ना एडिशनल डिटेल भी दे रहा है ये। ठीक है, तो काफी अच्छी बुक है ये। चलो आगे। बट द लेयर बिलो द टॉप सॉइल, जो कि सब सॉइल होती है, वो बहुत फर्टाइल होती है। अब ये वाली जो नॉलेज है ना कि नीचे वाली लेयर जो होती है, जैसे अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, मैं नीचे वाली लेयर को बना रहा हूं डार्क ब्राउन कलर से, यहां बना देता हूं, चलो ये है डार्क ब्राउन, ज्यादा फर्टाइल है, और ऊपर वाली को मैं बना देता हूं लाइट ब्राउन कलर से, इसके अंदर फर्टिलिटी कम है। इस वाली चीज को अगर समझना है ना, ज्यादा अपने दिमाग पे प्रेशर मत डालो, लाइटली बस रिलैक्स होकर ये चीज मतलब समझ जाओ। जब एक किसान सीड डालता है ना खेत के अंदर, है ना, जब उसको फसल बोनी होती है, उससे पहले खेत की जुताई होती है। सबसे ज्यादा मेन एलिमेंट खेत की जुताई में होता है सॉइल को अपटर्न करना, फिर चाहे वो बफेलो ये इनके साथ करा जाए, ऑक्सीजन वगैरह के साथ,
या फिर ट्रैक्टर में जो इस प्रकार की जो 4 कीले ऐसे 5-6 कीले होती है, एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिससे ये सॉइल अपटर्न ऊपर नीचे होती रहती है। इसकी वजह से होता क्या है, ये वाली शेप जो अभी ऊपर की लेयर जिसकी धज्जियां उड़ गई होती हैं पिछले हार्वेस्टिंग सीजन से लेकर इस वाले सोइंग सीजन तक, तो होता क्या है, फिर ये मिक्स हो जाता है सारा का सारा इसी के अंदर। तो नीचे वाली फर्टिलिटी ऊपर आ जाती है और ये मिक्स हो जाता है इन सब में, तो ये कुछ ऐसा बन जाता है। इसलिए हमेशा याद रखना, ऊपर कभी भी संसार के अंदर कोई भी सॉइल मिले इस पूरी पृथ्वी पर, पूरे अर्थ पर, वो हमेशा इतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं होगी जितनी उसके नीचे की लेयर फर्टाइल होती है, जिसको अंग्रेजी भाषा में सब सॉइल कहते हैं। ऊपर वाली सॉइल टॉप सॉइल, नीचे वाली सब सॉइल। ठीक है। अब प्लांट्स क्या करते हैं, इनका एक्शन क्या होता है? प्लांट्स जो होते हैं दे प्लोरिफरेट वंस देयर रूट्स रीच द सबसॉइल एंड इफ दे रिसीव इनफ सनलाइट। अब कशिश, जरा प्लोरिफरेशन का मतलब बता सकते हो? याद है कोल्ड वॉर, न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफरेशन ट्रीटी? क्या मतलब होता है प्लोरिफरेशन का? नॉन प्लोरिफरेशन मतलब क्या था? कि मल्टीप्लाई नहीं करने वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स। याद है आशिमा, देवजोत, है ना? तुम लोगों ने भी तो पढ़ी रखा है कोल्ड वॉर। तो प्लांट्स जो होते हैं अपनी रूट्स को यानी कि मल्टीप्लाई तब करना स्टार्ट होते हैं। यहां पर मल्टीप्लाई का मतलब यह है कि उनकी जड़ें ना पहले ना वो धीरे धीरे करके सोच रहे होते हैं, यार इधर जाऊं कि नहीं जाऊं, इससे दोस्ती करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। ठीक है। जब वो देखते हैं कि नीचे वाली लेयर जो है वो तो यार प्रॉपर तरीके से, जब वो इस लेवल पे आ जाते हैं ना, वो देखते हैं कि अच्छा यार ये वाली लेयर तो यार प्रॉपर तरीके से फर्टाइल है, अच्छी खासी फर्टाइल है सब सॉइल, और ऊपर से अगर हमें सनलाइट भी रिसीव हो रही है, फिर वो जड़ें अपनी जमाना शुरू करते हैं, चलो फटाफट यही घर किराए पे ले लो, ये बेस्ट है, डालो सामान यहां पर। अब इनका सामान डालना मतलब क्या, ये अपनी रूट्स फटाफट ऐसी सिचुएशन के अंदर एक्सपेंड करने लग जाते हैं। पहले संभल के ला रहे थे, धीरे 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 करके यार ऊपर वाली लेयर में तो फर्टिलिटी है ही नहीं। जैसे इनको यहां पर फर्टिलिटी मिली, बस फटाफट जड़ें लंबी लंबी होना स्टार्ट। और ये लंबी होना स्टार्ट मतलब जड़ें क्या, ये किस बात का संकेत होता है? इसका मतलब प्लांट जो है अब वहां पर अपनी जड़ें तेजी के साथ जमाकर मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। ये सब किसकी वजह से हो पाया? क्या ऊपर वाले लेयर की वजह से? जी नहीं, उसकी तो कोई औकात ही नहीं थी, नीचे वाले लेयर की वजह से। बॉक्स बेकार सा लग रहा था, लेकिन जब उसका पिटारा खोला तो उसके अंदर सोना चांदी अशर्फियां सब रखी हुई थी, जो प्लांट को काफी ज्यादा पसंद आई। और प्लांट के कंटेक्स्ट में ये सोना चांदी अशर्फियां क्या है? द फर्टाइल लेयर दैट इज सब सॉइल। बताओ मुझे जरा, कोई दिक्कत इस बात में? कोई दिक्कत? हमेशा जैसे कोई भी ट्री जो खड़ा हुआ है ना ठोस करके, यार अब यार आम का पेड़ तुम सबने देखा ही होगा, किसी ना किसी पार्क या मैदान के आसपास, घर के आसपास लगा रहा है, तुम उसको क्या एक पैर मार के या फिर 10 दिन तक मतलब मारते रहो रोज पैर के, गिरा दोगे क्या उसको? बताओ जरा। उसने अपनी जड़ें इतनी मजबूत कैसे बना रखी है नीचे की लेयर पे जाके। अब तुम्हें वो दिख रहा है यार ये तो यार पूरा का पूरा रेतीला है, यहाँ पर तो कोई यार मतलब पानी वगैरह भी नहीं डालता है, फिर भी यार ये इतना मजबूत कैसे है? ये इस रीजन की वजह से मजबूत रहता है। ये हमेशा याद रखना। मतलब जैसे होता नहीं है यार कि हम लोग यार लेमन लैंग्वेज में बहुत कुछ जानते हैं, हिंदी में किसी को एक्सप्रेशन देनी हो बता देंगे, है ना, लेकिन इसको लिखे कैसे यूपीएससी वाली भाषा में? ऐसे लिखा जाता है इसको कि प्लांट्स अपनी रूट्स तभी प्लोरिफरेट करते हैं जब उनको सब सॉइल जो होती है, ठीक है, टॉप सॉइल के नीचे, वो उनको जब फर्टिलिटी मिलना स्टार्ट हो जाती है और ऊपर से सनलाइट मिल रही है, बस। ठीक है। किसी भी पेड़ के अगला पॉइंट, किसी भी पेड़ के जो प्रोपोग्यूल्स होते हैं किसी भी रेन फॉरेस्ट के अंदर, उनकी पुअर वायबिलिटी होती है। वो कह रहा है ये स्टेटमेंट ठीक है। अब सवाल ये उठता है, इस लाइन को छोड़ो, ये लाइन अभी समझ नहीं आने वाली, इसके लिए कुछ मंथ वेट करना पड़ेगा, लेकिन एक कंसेप्ट यहां पर समझ में आ जाएगा। प्रोपोग्यूल्स का मतलब क्या होता है? देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, जानते हो तो सभी लोग हो, बस इसको अंग्रेजी अनुवाद है बस ये इसका। प्रोपोग्यूल का मतलब ये होता है एक ऐसा डिटैचेबल स्ट्रक्चर जिसको तुम मेन पेड़ से अलग कर दो। यानी कि अगर ये एक है पौधा, ये एक पौधा है, ठीक है, और यहां पर इसके ऐसे
ये एक पौधा है, ठीक है, इसके किसी भी एक स्ट्रक्चर को डिटैच कर दो, इस पत्ती को तोड़ के मैं यहां पर ले आया, ठीक है, यहां ले आया, मैंने इसको तोड़ दिया इसको। ऐसे ही मान लो, एक पत्ती का एक एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं, टर्म्स अभी समझने में किसी किसी को दिक्कत आ सकती है, लेमन लैंग्वेज के अंदर ये टर्म समझो, इतना भी डीपली ये बच्चों वाली चीजें होती हैं वैसे ये, लेकिन ये चीजें नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन फिर भी आप समझ जाओ, एक एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान से ओपन माइंडेड होकर समझो। एक पेड़ लगा हुआ था, मम्मी ने बोला, तुलसी का पेड़ था, मम्मी ने बोला ये तुलसी सूख रही है बेटा, क्या करें इसका। मैंने बोला कि यार मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी थी, इसके ये जो पत्ती के नीचे जो छोटे छोटे दाने लगे ना सूख कर, मम्मी इनको तोड़ लो और इनको मसल के इस मिट्टी के अंदर डाल दो और इस वाले प्लांट को उखाड़ के अलग कर दो। उन्होंने कहा इससे आ जाएगी नहीं तुलसी। मैंने कहा हाँ, इसको वाटर वगैरह देते रहना और सनलाइट वगैरह में रखते रहना, आराम से निकलेगी। मैंने कहा फ्रेश पौधा बनकर रेडी हो जाएगा। मैंने कहा आपका, उन्होंने कहा ठीक है। तो जो मैंने उससे दाने अलग करे और ये तुलसी के जो सूख गया था पेड़ उसको अलग करके मैंने एक फ्रेश तुलसी जो उगा दी, ये मैंने क्या करा, ये मैंने प्रोपोग्यूल का इस्तेमाल करा एक फ्रेश तुलसी का पौधा बनाने के लिए। थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज के अंदर समझते हैं इस बात को जो मैंने कहा। प्रोपोग्यूल एक डिटैचेबल स्ट्रक्चर होता है, वो दाने अलग हो सकते थे तुलसी के पेड़ से, जैसा कि इस प्लांट से ये वाली पत्ती अलग हो सकती है। अगर मतलब डिटैचेबल चीज ऐसा कुछ भी नहीं कि किसी मतलब प्लांट के अंदर किसी भी चीज को तोड़ लिया, उसके अंदर वो जान होनी चाहिए कि वो नए किसी भी चीज को बर्थ दे सके। इट इज जस्ट लाइक छिपकली की पूंछ। छिपकली में तुम ऐसा नहीं है कि तुम उसका बीच में से काट डालोगे तो वो फिर से बन जाएगी, तो वो मर जाएगी। सिर्फ पूंछ अगर उसकी तोड़ दोगे ना तो वो दोबारा आराम से आ जाती है। सांप की स्किन उतार लो ऊपर से, वो दोबारा फिर से आ जाएगी। बीच में से काट डालोगे तो वो बेचारा मर जाएगा। इसका मतलब हमें यहां से एक चीज समझ में आती है, हर एक स्पीशी के अंदर ऐसा नहीं कि किसी भी पार्ट को तोड़ के एक नए स्पीशीज बना दो, उससे मैंने इसका इंटू 2 कर दिया, इंटू 4 कर दिया, इंटू 16 कर दिया, कुछ भी चीज उखाड़ के मैंने एक फ्रेश चीज बना दी, ऐसी डिट्टो फोटोकॉपी खड़ी कर दी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे एक नॉर्मल भाषा में एक और बात करता हूं मैं, यार मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मैच्योर बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना। यार मेरी पूरी बॉडी के अंदर, तुम्हारी पूरी बॉडी के अंदर जितने लड़के लड़कियां मेरी क्लास के अंदर बैठे हैं, ऐसा तो नहीं है ना बॉडी के किसी भी पार्ट को तोड़कर उखाड़ कर एक फ्रेश दीपांग, एक फ्रेश मयूर, एक फ्रेश कशिश बन जाएगी। ऐसा तो नहीं होता ना। अगर हमें अपना ऑफस्प्रिंग पैदा करना है, मुझे अपनी बॉडी के किसी एलिमेंट का इस्तेमाल करके एक फीमेल के साथ रिप्रोडक्शन एक्टिविटी करते हुए उसकी बॉडी का इस्तेमाल करके अगर मुझे एक ऑफस्प्रिंग पैदा करना है, ठीक है, कि वो बंदी की बॉडी में से या तो एक दीपांग जैसा कोई रूप का बच्चा निकले या एक कोई लड़की निकले उसकी जैसी शक्ल की, इसका मतलब दो चीजें काम आएंगी, एग एंड स्पर्म। ये नहीं है कि मैं उसको अपना पसीना दे दूं तो बच्चा पैदा हो जाएगा। समझ रहे हो कि थूक दिया तो बच्चा पैदा हो गया, या बाल दे दिए तो बच्चा पैदा हो गया, या आंख निकाल के दे दी तो बच्चा पैदा हो गया। नहीं, पूरी बॉडी के अंदर सिर्फ वो दो चीजें लिमिटिंग फैक्टर हैं, एक मेरा और एक उस फीमेल का। उसी की वजह से एक ऑफस्प्रिंग पैदा हो सकता है। अब इसको प्लांट के केस में अप्लाई कर दो, इतनी नॉलेज से पक्का समझ में आ जाएगा, 100% गारंटी। प्रोपोग्यूल क्या होता है? किसी भी प्लांट का एक ऐसा डिटैचेबल स्ट्रक्चर जो एक नए जीव को जान दे सके। वो क्या होता है? प्लांट के अंदर या तो वो बड हो सकता है, या सकर हो सकता है, या उसके स्पोर हो सकते हैं। और मैंने बच्चे वाला एग्जांपल आप कहोगे क्यों यूज करा था, है ना, कि दीपांग का बच्चा या फिर मतलब ये क्या, मतलब एक लड़का एक लड़की पैदा हो रही है, तो वो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है, स्पोर मतलब उसके लिए, इन सब चीजों की वजह से। तो अगर आप उसको तोड़कर एक फ्रेश वो पैदा कर देते हो ना, मतलब वो कोई भी चीज लगा के, कि मतलब जैसे बीज में से एक फ्रेश पौधा इसलिए पैदा हो जाता है बिकॉज प्लांट जो होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक्टिविटीज से वो एक नया चीज पैदा कर लेते हैं। उसके किसी पार्ट को आपने तोड़ा, बीज अलग निकाला किसी एक उसमें से, या पत्ती में से, या तुलसी के वो दाने निकाले, वो सेक्सुअल एक्टिविटी करके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके वो एक फ्रेश पौधा रेडी करने के लिए वो तैयार है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताना सोच समझ के, बहुत मतलब जनरल बात बताना, एक कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके। मयूर, क्या जो तुलसी का पौधा पहले खड़ा हुआ था बिल्कुल उसी साइज की पत्ती ऊपर वाली होगी, बिल्कुल उसी शेप में देख रही होगी वो पत्ती, उसी शेप में वो स्टेम होगी क्या, जो मैंने दाने तोड़ तोड़ के डाले?
नहीं नहीं, बिल्कुल उसी शेप की कि वो पत्ती अगर हल्का सा लेफ्ट राइट देख रही थी, साउथ ईस्ट की तरफ देख रही थी बगल वाली पत्ती, तो वो बिल्कुल पत्ती ऐसी बनेगी, नया प्लांट भी। ऐसा नहीं होता ना, इसलिए प्रोपग्यूल मतलब सेम चीज पैदा कर सकता है, 100% डिट्टो चीज पैदा नहीं कर सकता। इसलिए दीपांग का बच्चा दीपांग जैसा होगा, शक्ल मिलेगी, हरकतें भी मेरे जैसी, या फिर दिमाग मेरे जैसा, या बचपना मेरे जैसा, ये चीज जरूरी नहीं होती है। यही चीज है, चाहे इंसानों में रिप्रोडक्शन हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन प्रोपग्यूल का मतलब इन सारी चीजों को हटाकर आप इतना समझो, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको आप मेन प्लांट से तोड़कर एक फ्रेश प्लांट पैदा कर पाओ। ठीक है। अब एक टर्म होता है स्पर्माटोफाइट्स। ठीक है, क्या टर्म है? स्पर्माटोफाइट्स। स्पर्माटोफाइट्स का मतलब क्या होता है? सीड बियरिंग प्लांट्स। ये टर्म आ सकता है कभी भी। द टर्म स्पर्माटोफाइट्स आर रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। कुछ भी दे सकता है वो, ह्यूमन बींग्स, लायन, कोई प्लांट का नाम दे देगा, कुछ वो दे देगा, या फिर स्पर्माटोफाइट्स एंड प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, सीड बेयरिंग जो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर बीजा होता है उसको कहते हैं स्पर्माटोफाइट्स। ठीक है, रेन फॉरेस्ट के अंदर ये ज्यादा अहम रोल प्ले करते हैं सीड को जर्मिनेट करने में रेदर देन प्रोपग्यूल। क्योंकि इसका एक सिंपल सा रीजन होता है दोस्तों, यार इतने बड़े बड़े पेड़ यार हैं, 14-14, 15-15, 25-25, 30-30 फुट के बड़े पेड़, वो क्या ही पार्ट अलग होकर एक ब्रांच गिर भी गई तो क्या ही यार वो ब्रांच एक नया पेड़ उगा पाएगी? ब्रांचेस तो उगते नहीं है, और ऐसा कोई उनका बर्ड रोज टूट टूट के गिरती भी नहीं है। जिस पेड़ को खुद लगे हैं 50 साल 70 साल इतना बड़ा बनने में, वो एक नया पेड़ अगर कुछ बगल में गिरा भी दे तो क्या, अपना एक हल्का सा पार्ट, तो वो जमीन पे जाके क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक्टिविटी वो करके एक नया पेड़ बना पाएंगे? क्यों? ऊपर एक लिमिटिंग फैक्टर था ना, टॉप सॉइल बेकार है, सनलाइट आ नहीं रही है, पानी लीच हो जा रहा है, फायदा ही क्या है फिर उसके? तो रेन फॉरेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा चीज काम ये आती है कि जो पेड़ पौधे या किसी भी फल सब्जी उनमें से अगर बीजे गिरते हैं ना, जब वो सूख सूख के गिर गए, सड़ सड़ के गिर गए, किसी तोते ने खाया, गिरा दिया उसे, ठीक है, अब तोते ने देखा नीचे सांप वाप घूम रहा तो वो वहां से उड़ के चला गया, अब वो सड़ सड़ के उसके बीजे अलग हो गए। जब ऐसे बीजे बिखरेंगे ना, इसका मतलब रेन फॉरेस्ट के अंदर किसी पेड़ में से कोई फ्रूट या वेजिटेबल गिरा जिसके बीजे स्कैटर हो गए, जिसको अंग्रेजी भाषा में, साइंटिफिक भाषा में, इन्वायरमेंटलिस्ट की भाषा में मैं कह रहा हूं यार, दिस रेन फॉरेस्ट हैज बीन विटनेसिंग स्पर्माटोफाइट्स फिनोमेना फॉर क्वाइट अ लॉन्ग डेज, नाउ इट विल गिव बर्थ टू अ न्यू प्लांट। कहने का मतलब क्या है भाई? बीजे बिखर गए तो नया पौधा पैदा हो गया, और ये जाके आगे जाके पेड़ बनेगा। बताओ मुझे जरा ये कितनी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि कभी अगर ये चीज आ जाए, दो, अगर जैसे वो यूपीएससी नहीं करता 1 only 2 only both 1 and 2 neither 1 nor 2, अगर ये चीज आ जाए, स्पर्माटोफाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर प्लांट ग्रोथ इन रेन फॉरेस्ट। दूसरी स्टेटमेंट, प्रोपग्यूल्स आर नॉट सो मच इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू स्पर्माटोफाइट प्लांट्स इन रेन फॉरेस्ट। अब 99% जनता तो वहीं हार्ट अटैक से फेल, क्योंकि उसकी हिंदी तो इससे भी ज्यादा टफ होगी जो बगल में उसका अनुवाद होगा, और ये तो टर्म समझ में ही नहीं आ रही है। इसलिए किसी टर्म्स के, मैं तुम्हारी जो कल ही बोल दिया ना, मैंने अंकिता बोला ना कल चिट्ठा बनाना इसका, जितनी टर्म्स वर्ल्ड मीनिंग्स आएंगे, क्योंकि सोच के देखो मेंस के अंदर अगर घसीटने में आ गया अगर यूपीएससी, और ये चीज अगर कुछ ऐसी दे दी मतलब मान लो कॉम्पिटिशन वो हटाने को 10 नंबर या 15 नंबर का क्वेश्चन, तुम्हें नहीं सोचना पड़ेगा, लेकिन आए ना आए हमारा उससे लेना देना, लेकिन आ गया तो चेहरे पे स्माइल हम सबकी जरूर आएगी। यस, प्रीलिम्स के अंदर 2 नंबर की लीड, और मेंस के अंदर इस बारी पक्का सर्विस ऊपर। रेन फॉरेस्ट स्पीशीज जो होती हैं वो धीरे धीरे करके ग्रो करती हैं, ठीक है, गलत, ठीक है। प्लांट स्पीशीज की जनरली यहां पर बात हो रही है। प्लांट स्पीशीज जो रेन फॉरेस्ट के अंदर होते हैं वो सनलाइट के लिए कंपीट करते हैं, ठीक है, तो कौन ज्यादा जल्दी तेजी में ऊपर निकलेगा, उनमें ना ये रेस लगी होती है, इसलिए वो जल्दी करके ग्रो कर जाते हैं। दे आर नॉट स्लो ग्रोइंग, बहुत जल्दी हाइट उनकी बढ़ जाती है एकदम से। क्यों? क्योंकि पड़ोसी का लड़का देखो तुमसे लंबा निकल गया, तुम अभी सिर्फ इतनी 4 फुट के ही रह गए, वो देखो 7.5 फुट का हो गया। यहां पर रेन फॉरेस्ट के अंदर इस प्रकार का ईगो क्लैश चलता है। तो यहां पर अगर आप चाहो ना तो अपने नोट्स में ऐड कर देना, मैंने जैसे ऐसे ऐड कर रखा है अपने नोट्स में, हिंदी में लिख रखा है मैंने ऐसे करके कि हाइट के रिगार्डिंग रेन फॉरेस्ट के अंदर ईगो क्लैश चलता है पेड़ के बीच में। मुझे हमेशा ये वाली लाइन याद रहती है।
ऐसे करके अपनी कहानियां बना बना के नोट्स में ऐड कर सकते हो। कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई शर्म वाली बात नहीं, तुम्हारे नोट्स हैं, जैसे मर्जी उनको ट्रीट करो। समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? रेन फॉरेस्ट के अंदर भाई उसको देखकर ईगो क्लैशेस रहता है कि उनका लड़का या उनकी लड़की कैसे लंबे निकल गए। तो यहां पर वो रहता है कि यार यहां पर किसको ज्यादा लंबा निकलना है। और हाइट किससे बढ़ती है मयूर? हाइट किस चीज से बढ़ती है? नहीं, हाइट किस चीज से बढ़ती है दोस्तों? बताओ, कोई भी बताओ। हाँ हाँ हाँ, किसी भी चीज की है, किसी भी चीज की, ह्यूमन बीइंग की है, किसी भी चीज की सनलाइट से बढ़ती है। और अबे चल, सब बेकार। हाँ, कॉम्प्लेनो, वो बोनविटा से। ये है सनलाइट यहाँ पर, कॉम्प्लेनो बोनविटा, ये बताना चाह रहा था। वेरी गुड, समझने लगी है मुझे लड़की थोड़ा थोड़ा। ठीक है, सनलाइट है यहाँ पर, हॉर्लिक्स और बोनविटा, ये ऐड कर रखा मैंने अपने नोट्स में। अब एक वो टर्म दे रहा था एक्सोटिक स्पीशीज, इसकी डेफिनेशन लिख लेना। व्हाट इज दिस एक्सोटिक स्पीशीज? ये क्या होता है भाई एक्सोटिक स्पीशीज? देखो, एक्सोटिक स्पीशीज का मतलब ये होता है नॉन नेटिव। अब नेटिव क्या होता है? नेटिव का मतलब होता है मूल रूप से जो किसी जगह का निवासी हो। जैसे अगर मुझे कहो, मैं अपने आप को ऐसा बोल सकता हूं, मैं दिल्ली और एमपी का नेटिव, ठीक है, मयूर दिल्ली का नेटिव है। अब ऐसे आप लोग अलग अलग, प्रिया यूपी की नेटिव है, कशिश हरियाणा की नेटिव है। लेकिन जब बाहर से कोई आकर दूसरी स्टेट में रहने लग जाता है तो वो बन जाता है नॉन नेटिव। और बाहर के लोग हमेशा खतरनाक होते हैं। पॉलिटिकल साइंस और इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट में खतरनाक होते हैं वो लोग। क्यों? पॉलिटिकल साइंस में रैलियां निकलेंगी क्योंकि वो जॉब खा जाएंगे लोकल लोगों की, और इन्वायरमेंट में वो दूसरी जगह से आके हो सकता है आतंक मचा दे और वहां की स्पीशीज को वाइप आउट कर दे। एक टॉपिक आता है ना हमेशा यूपीएससी में, हमेशा करंट अफेयर में आपने देखा होगा, ये इन्वेसिव स्पीशीज है, अगर इंट्रोड्यूस वहां पर हो गई गलती से तो सारी की सारी पॉपुलेशन उस लोकल स्पीशीज की वाइप आउट हो जाएगी। फिर चाहे वो खेती बाड़ी से रिलेटेड हो, मछलियों से, केकड़ों से, क्रोकोडाइल से, ट्रीज से, कोई प्लांट से, कोई फ्रूट से, कोई श्रब से, कोई हर्ब से, कुछ भी हो। इसी को कहते हैं एक्सोटिक स्पीशीज। एक्सोटिक स्पीशीज, नॉन नेटिव स्पीशीज होते हैं, वो रेन फॉरेस्ट की फर्टाइल सॉइल को इन्वेड करते हैं कभी कभार। अब जैसे लोकल तरीके से मूल रूप से वहां पर निवासी थे अर्थवॉर्म, जो कि उधर के सॉइल के अंदर, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अर्थवॉर्म जो उधर के टेम्परेचर के हिसाब से रेन फॉरेस्ट के अर्थवॉर्म थे, वो रह रहे थे। ठीक है, वहां पर कुछ ऐसे खतरनाक किसी और स्टेट से आकर पानी से बहकर उस रेन फॉरेस्ट के अंदर कुछ ऐसे अर्थवॉर्म्स पहुंच गए जो कि थोड़े से टॉक्सिक थे, जो कि मूल रूप से वहां पर जो अर्थवॉर्म्स रह रहे थे, नए अर्थवॉर्म्स ने उस जगह पर जाकर जो ऑलरेडी वहां पर अर्थवॉर्म्स रह रहे थे उनको हार्म पहुंचाया, उनकी सॉइल पे अपना कब्जा कर लिया। अब सॉइल को पुराने अर्थवॉर्म्स बहुत अच्छे से सींचते थे, बहुत अच्छे से उनकी केयरटेक करते थे, उनको पता होता था कैसे क्या करना है। लेकिन नए अर्थवॉर्म्स ने तबाही मचा दी, पुराने अर्थवॉर्म्स को भी मार डाला और सॉइल का स्ट्रक्चर, टेक्सचर वगैरह सब चेंज कर डाला। ठीक है, तो एक्सोटिक स्पीशीज फर्टाइल सॉइल जो होती है रेन फॉरेस्ट की, उसको इन्वेड करने का काम करते हैं। तो ये स्टेटमेंट वो कह रहा है कि गलत है। क्या थी स्टेटमेंट देखो, एक्सोटिक स्पीशीज इन्वेड द फर्टाइल सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? इफ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव इट डज नॉट रीजनरेट क्विकली एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल डेसिडुअल फॉरेस्ट। इस चीज से इसका लेना देना नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एज रेन फॉरेस्ट सॉइल इज हेविली लीच्ड। ये तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा धुल जाती है, हेंस दे आर नॉट फर्टाइल, बट एक्सोटिक स्पीशीज, जो एक्सोटिक इन्वेसिव स्पीशीज होती है, पूरा नाम वैसे इसका यही होता है, एक्सोटिक इन्वेसिव स्पीशीज, ये रेन फॉरेस्ट के लिए थ्रेट होते हैं, स्पेशली जब फॉरेस्ट क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि ये उस जगह पर जाकर हड़कंप मचा सकते हैं। कहने का मतलब क्या, इन्वेसिव स्पीशीज को अगर समझना है, आपने बड़ी सारी बफेलो बांध रखी है मान लो, ठीक है, आपका एक फार्म लैंड है, आपने बड़ी सारी वहां पर बफेलो बांध रखी है। निगरानी के लिए बफेलो के लिए अगर मैंने कुत्ता बांध रखा है ना, तो वो ठीक है, मुझे कोई भाई रात को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वहां पर शेरू टॉमी नाम से कुत्ता मेरा बैठा हुआ है जो गायों की रखवाली कर लेगा। लेकिन अगर बगल के जंगल से फार्मलैंड में कूद कर एक चीता अगर घुसाया, कुत्ता तो मरेगा ही मरेगा, और गाय भैंसों का पता नहीं क्या हो जाएगा। वीडियोस देखिए ना यूट्यूब पे, चंडीगढ़ में बड़ी सारी वीडियोस आती हैं कि रात को वो डॉगी सोया हुआ था रखवाली करने, एक लेपर्ड घुसाया कूद कर पार्किंग में और खा गया, कुत्ते को हार्म कर गया।
जंगली मतलब वहां पर जंगल वंगल बहुत है, तो वो आराम से चंडीगढ़ के हाईवे वगैरह पे और ये शहरों में उसमें घुस चले आते हैं। और इसी को कहते हैं वैसे हम लोग यहाँ से, मतलब मैं चीता और उसका ह्यूमन वो नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से आपको एक टॉपिक बताना चाह रहा हूँ, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ये अक्सर आपने विजन आईएएस में कहीं पर भी सुना होगा पक्का। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।